गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। एक फोर्स चाहिए होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक रियल फोर्स है बच्चों, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है। एंड डायरेक्शन क्या होता है इसका ना, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, directed towards the center, okay, of the circular path, of the circular path, ठीक है। तो कभी भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बहुत ही जरूरी है ना। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के, बिना एक सेंटर की तरफ फोर्स के कोई बॉडी कभी भी सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकता। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन भी देखे थे, दैट इज एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। एफ सी इज इक्वल्स टू दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू वी स्क्वायर बाई आर। ये जो वी स्क्वायर बाई आर है ये एक्चुअली एक्सेलरेशन है ना, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा, तो इतना हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे, ओके। और भी बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था और आई होप आप लोगों को रिमेम्बर होगा, याद होगा। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो स्टार्ट होगा कहाँ से ना, दैट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड मतलब एक बराबर का लेवल है ना, कहीं ऊंचा कहीं नीचा नहीं है, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो एक ट्रैक है इस तरीके से, हल्का सा कर्व्ड है, ओके। एक ट्रैक है इस तरीके से जो कि हल्का सा कर्व्ड है, ओके। और इसमें कोई एक कार, ठीक है, कोई एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो कार के चार पहिए होंगे, ये सुनो, कार के चार पहिए होंगे। अच्छा, अब हमें बताओ ये जो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, हाँ। एक तो इस कार का वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, हाँ। कार का वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि उसे बैलेंस कर रहा होगा, है ना। एक होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि उसे बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या फोर्सेस लगेंगे ना, कार जब टर्न कर रहा होगा तो उसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सपोज हम उसे कहते हैं F1। इधर वाले जो दो टायर्स हैं उनमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, सपोज उसे हम कहते हैं F2, ठीक है। सपोज उसे हम कहते हैं F2। अच्छा, अगर हम लोग इस हिसाब से बांट देते हैं तो इन दोनों टायर्स पर जो रिएक्शन लग रहा है उसे हम कहते हैं R1। इन दोनों टायर्स पे जो रिएक्शन लग रहा है उसे हम कहते हैं सपोज R2, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे फोर्सेस हैं, ओके। और फ्रिक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, हम यहाँ पे F1 इज इक्वल्स टू म्यू R1 लिख सकते हैं एंड F2 इज इक्वल टू म्यू R2, है ना। अब देखो ये कर्व्ड पाथ है, दिस इज द कर्व्ड पाथ, और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। दैट मीन्स फ्रिक्शन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, फ्रिक्शन से ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। तो टोटल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, टोटल फ्रिक्शन विल बी F1 plus F2, F1 plus F2, which will be equal to mu R1 plus mu R2, which will be equal to mu R1 plus R2, mu R1 plus R2। अच्छा, ये देखो R1 R2 ये दोनों जो है रिएक्शंस हैं और दोनों मिलाकर के R के बराबर होते हैं, है ना।
और ये दोनों ही वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो R1 प्लस R2 इज नथिंग बट mg, R1 plus R2 is nothing but weight of the body. Okay, so R1 plus R2 is equals to mg. Okay, so I can write it as mu mg. ठीक है, mu mg, total friction is equal to mu mg, and this friction will act as the centripetal force. It will act as the centripetal force. ओके, यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। अच्छा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने वहां से क्या पढ़ा था, दैट इज mv²/r। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल्स टू म्यू mg। m कैंसिल हो गया बच्चों, तो v² इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी। तो v कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू √ओवर ऑफ म्यू आर जी, या फिर v मैक्स बोल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इतना हो सकता है, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा, और जो हमारा व्हीकल है वो टर्न नहीं कर पाएगा, बल्कि वो स्किड करता हुआ इधर भाग आएगा, है ना। वो एक बड़े सर्कुलर पाथ में फिर टर्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इनटू ग्रेविटी का प्रोडक्ट का रूट ओवर, है ना। इतना हो सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी, इतना हो सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज अबाउट सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार। हमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बट हमें बोल दिया जाएगा कि एक रोड है, कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस इतना है और वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, g को 9.8 ले लो, बताओ कितने वेलोसिटी से वो वहां पर गाड़ी टर्न हो सकता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v max विल बी इक्वल टू √ओवर ऑफ म्यू आर जी, फॉर्मूला पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। ओके, अब यहीं पर देखो बच्चों एक दूसरा केस, दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, सर्कुलर motion of a car on a banked road. Okay, on a banked road. banked road मतलब एक ऐसा रोड जो एक तरफ से ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, है ना। एक ऐसा रोड जो एक तरफ से ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक रोड है, सर्कुलर कर्व्ड रोड है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसे बनाते हैं। ओके, कर्व्ड रोड है और ये जो है इनर एज है, ये सर्कुलर पाथ का इनर एज, ठीक है, और ये आउटर एज, ठीक है। ये आप क्योंझर में अगर रहते हो तो आप घाटी वगैरह तो जानते होगे, है ना, जो घाटी होता है, जैसे क्योंझर में है जूड़िया घाटी, है ना। तो जब जूड़िया घाटी में आप चढ़ रहे होगे गाड़ी लेकर के, तो आप देखोगे उसका एक साइड जो है रोड का वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इंक्लाइंड मैनर में है। कैसा है, इंक्लाइंड। जो आउटर एज है वो इंक्लाइंड है, मतलब ऊपर की तरफ उठा है, और जो अंदर वाला एज है वो क्या है, डिप्रेस्ड है। तो बेसिकली होता क्या है ना, जो रोड है वो कुछ एंगल उठा हुआ रहता है ना, कुछ एंगल उठा हुआ रहता है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से सपोज कर लो थीटा एंगल, वो रोड उठा हुआ है, मतलब अंदर वाला साइड इस लेवल पर है और बाहर वाला दैट इज द आउटर एज जो है रोड का वो उठा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, उठा हुआ है इस तरीके से। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ ए रोड, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर गाड़ी चलेगा, है ना, अगर यहाँ पर गाड़ी चलेगा तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, वो हम लोगों को देखना है, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, वही सेम लॉजिक सेम लगेगा, है ना। लॉजिक जो है वो
सेम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा ना, इसका जो वेट है कार का, ठीक है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट करेगा मेकिंग एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा, ठीक है। वो ज्योमेट्री का पार्ट है, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो नॉर्मल रिएक्शन इस साइड में एक्ट करेगा, लेट द नॉर्मल रिएक्शन भी आर। तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और एक फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द रोड, दैट इज एफ, ओके। एफ विल बी एक्टिंग अलोंग द रोड, ओके, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा आर साइन थीटा भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, सिर्फ फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के साथ साथ आर साइन थीटा भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन कुछ इस तरीके का है, ओके, दिख रहा है आप लोगों को, इंक्लाइंड है, and it is also making some angle with the horizontal, and it is making an angle theta with the horizontal। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा f cos theta और डाउनवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा f sin theta। तो हम लोगों ने सारे फोर्सेस को लगभग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इक्वेटिंग द फोर्सेस, equating the forces along horizontal and vertical, along horizontal and vertical directions, ठीक है। horizontal component और vertical components के forces को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग horizontal component। ये देखो, एक r sin थीटा अंदर की तरफ, एक f cos थीटा अंदर की तरफ, ठीक है। तो r sin थीटा प्लस f cos थीटा, अच्छा, ये दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स बनेंगे, मतलब ये किसके बराबर होने चाहिए, mv स्क्वायर बाई r के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसे हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। ये हो गया हॉराइजेंटल फोर्सेस, है ना, हॉराइजेंटल डायरेक्शन में फोर्सेस। अब वर्टिकल देखते हैं। वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड कौन कौन है, देखो, एक तो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है आर कॉस थीटा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg और f साइन थीटा। ये तीन फोर्सेस हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। नीचे कौन है, दैट इज mg प्लस f साइन थीटा, और वो किसके बराबर है ना, r cos थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या ना, r cos थीटा माइनस f साइन थीटा माइनस f साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg। अब इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं बच्चों। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को डिवाइडेड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाई ये है r cos थीटा प्लस माइनस f साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर है mv स्क्वायर बाई r और इधर है mg, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा ना, बी एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर बाई आर जी, ओके। अब क्या करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं आर कॉस थीटा से, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन के हर एक एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं आर कॉस थीटा से, ठीक है। तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा
प्लस एफ बाई आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ बाई आर tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, tan थीटा कैसे हुआ समझ में आ रहा है? हमने पूरे इक्वेशन के एक एक टर्म को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया। तो पहला टर्म देखो r sin थीटा बाई r cos थीटा, r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। दूसरा टर्म देखो f cos थीटा बाई r cos थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा f बाई r, ये आ गया f बाई r। अब समझ गए होगे r cos थीटा हर जगह डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हम लोग फ्रिक्शन में पढ़े थे, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई आर। तो एफ बाई आर की जगह म्यू लिख सकते हैं, तो इक्वेशन हमारा चेंज होगा, दैट इम्प्लाइज हम लिखेंगे tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से अब v का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, v कितना हो जाएगा ना, इट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, तो ये है वेलोसिटी, है ना, का इक्वेशन ऑन ए बैंक्ड रोड, है ना, ऐसा रोड जिसमें बैंकिंग हुआ हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस डिराइवेशन को भी आप लोग नोट करें। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। ओके, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो साइक्लिस्ट होते हैं, है ना, जो साइक्लिस्ट होते हैं वो कर्व्ड पाथ में मूव करते समय थोड़ा बेंड हो जाते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज देखो हमें सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन उतना स्ट्रॉन्ग, उतना मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा नहीं होगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली जो साइक्लिस्ट होता है वो थोड़ा बेंड हो जाता है, और उससे मतलब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करने लगेगा उस सर्कुलर पाथ के, और उसके वजह से क्या होगा ना, वो साइक्लिस्ट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और वो बेंड होगा। जैसे सपोज कर लो एक साइक्लिस्ट है, सपोज ये वर्टिकल हो गया और ये सपोज कर लो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और एक साइक्लिस्ट है बच्चों, ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट तो हम लोग पूरा तो यहाँ पे शो नहीं कर सकते। ओके, एक साइक्लिस्ट है, वो जनरली कुछ एंगल बेंड हो करके, जैसे सपोज कर लो थीटा एंगल बेंड हो गया, है ना, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए थीटा एंगल बेंड हो गया, तो उसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, दैट इज mg। और नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन r जो है इधर एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये एंगल भी थीटा। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा दैट इज r sin थीटा। अब देखो ये r sin थीटा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, तो ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r sin थीटा, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं mv स्क्वायर बाई r से। ओके, और दूसरी तरफ r cos थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा ना, mg के बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो r sin थीटा बाई r cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई mg। अच्छा, m से m कैंसिल हो गया, इधर r से r कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई rg। तो यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं, या फिर थीटा अगर हमसे पूछा जाएगा तो थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg। मतलब हमें बोल दिया जाएगा इतने वेलोसिटी से वो साइक्लिस्ट जा रहा है, जो सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है उसका रेडियस दिया गया होगा, तो कितना डिग्री उसे टर्न करना पड़ेगा वर्टिकल से, है ना, ये वर्टिकल है,
वर्टिकल से वो कितना एंगल टर्न करेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग मतलब फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज करके वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ बेंडिंग ये सब निकाल पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें और जो भी डाउट्स वगैरह निकल कर आते हैं उसे सेंड करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।